हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे पवन के द्वारा बनाई हुई स्थलाकृतियाँ। तो पवन में जो इरोशन से जो आकृतियाँ बनती हैं या फिर वो डिपोजिशन से बनती हैं, यानी कि अपरदन और निक्षेपण दोनों से बनने वाली स्थलाकृतियों की हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में अध्ययन करेंगे। तो सबसे ये फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इरोशन फॉर्म्स यानी कि अपरदन से बनाई हुई कुछ स्थलाकृतियाँ। सबसे पहले आकृति हमारी डिप्लेशन बेसिन और ब्लो आउट। तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म देख रहे हैं पवन के द्वारा बनी हुई, ये बेसिकली सेमी एरिड या फिर डेजर्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मान लीजिए कोई डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे इस वाला एरिया तो बिल्कुल सिंपल था, पहले इस तरह से था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इस वाले एरिया में जो आपकी मिट्टी के कण हैं वो कैसे हैं, असंगठित हैं, यानी कि एक दूसरे पे पकड़ बहुत कम है उनकी। तो जैसे ही विंड चलेगी इस साइड में, इस दिशा में, तो विंड के द्वारा इस स्थान की मिट्टी के कणों को उड़ा के अपरदन कर दिया जाएगा इस जगह का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हो डिप्लेशन बेसिन या फिर बात करते या फिर ब्लो आउट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी स्ट्रक्चर है इरोशन के द्वारा ही बनाई हुई मशरूम रॉक, जिसे आप बोलते हो कुकुरमुथा या फिर छतरी टाइप की चट्टान। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसमें जो चट्टानों का क्रम होता है वो किस तरह से होता है, 36 हॉरिजॉन्टल वे में होता है। पहले आपकी कठोर चट्टान होगी, फिर आपकी सॉफ्ट चट्टान होगी। तो पहले कभी इस तरह से रही हुई होगी, लेकिन विंड आती है, जैसे ही विंड के द्वारा आपकी कठोर चट्टान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी सॉफ्ट जो रॉक है उसका इरोजन हो जाएगा, और इरोजन होने की वजह से जो सॉफ्ट चट्टान है उसका जो मास है वो कम हो जाएगा और इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये आपकी कठोर चट्टान है, तो ये कठोर हार्ड रॉक है और ये आपकी सॉफ्ट रॉक है। जैसे ही विंड चलेगी तो सॉफ्ट रॉक का इरोजन होने से आपको इस तरह से छतरी नुमा स्ट्रक्चर में चट्टान देखने को मिलेगी। और ये जो क्रम होता है इरोशन का, डिकेड्स यानी कि कई सालों में जाके होता है, ऐसे नहीं 8-10 साल में आपको इस तरह की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। 50 से 100 साल तक भी लग जाते हैं इस तरह की आकृतियाँ बनने में। तो इसका और इरोजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें चट्टानों का क्रम किस तरह से है, ऊपर आपके हार्ड है, नीचे सॉफ्ट चट्टानें हैं, ठीक है। थर्ड हमारी इरोशन फॉर्म के द्वारा बनाई हुई स्ट्रक्चर है जियोगेन। इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी चट्टानों का क्रम इसी तरह से होगा। पहले आपकी हार्ड चट्टानें होंगी, फिर सॉफ्ट चट्टानें, कभी इस तरह से रही होंगी ये, लेकिन इरोशन की वजह से हार्ड चट्टान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इरोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन सॉफ्ट चट्टानें जिसमें मिट्टी के कणों कैसे ही नॉन कंपोजिट फॉर्म में, यानी कि असंगठित अवस्था में एक दूसरे पे पकड़ कम है, उसकी वजह से वहाँ पे इरोजन होगा, और इरोजन होने पे वो उसी स्थान पे अपरदित होके फैल जाते हैं। तो इस तरह से आकृति पहले कभी इस तरह से रही होगी ये, लेकिन इरोजन होने से यहाँ जो सॉफ्ट चट्टान थी वो कैसी हो गई है, कणों के रूप में फैल गई है। कण यहीं पे इकट्ठे हो गए हैं, निक्षेपित होकर इस तरह से फैल जाते हैं। तो यहाँ पे जो अपरदन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो मशरूम रॉक से अलग हो रहा है। बाकी दोनों का क्रम एक जैसा है। और ये किस तरह से लगती है, जैसे ये आर्म है किसी पर्सन की और उस पर एक टोपी रखी है, ठीक है। तो उस टाइप की जियोगोन में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगली हमारी स्ट्रक्चर है ड्राइंग कैंटर, जिसमें हम देखते हैं स्थल पे रखे हुए कोई भी मरुस्थलीय इलाके में, डेजर्ट या फिर सेमी एरिड जोन में पड़े हुए कोई स्थल पे जो ये पत्थर रखा है, इस पे बारीक रेत की जो विंड आएगी उसके द्वारा इरोजन होगा। और इरोजन एक स्पेसिफाइड वे में होता है कि इसे बहुत ही चिकना कर दिया जाता है। इस तरह से लगता है जैसे इसकी घिसाई की गई हो, ठीक है। पहले ये जैसे मान लीजिए पत्थर इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही इस पे चारों तरफ से विंड आएगी और बारीक रेत के कणों के द्वारा घर्षण की वजह से इसका जो अपरदन होगा इस तरह से एकदम चिकनाई, और ऐसा लगता है जैसे इसकी घिसाई की गई हो। तो इस टाइप का जो स्पेसिफाइड जो आपको स्टोन मिल रहा है उसे बोलते हैं ड्राइंग कैंटर, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पड़ा हुआ पत्थर है, इसका बेसिकली इरोजन हुआ है, उसकी वजह से ये इस तरह चेंज हो गया है। अगला इरोजन फॉर्म होता है यार्डिंग। यार्डिंग में आपको याद रखना है
कि इसमें आपको क्रम याद रखना है सॉफ्ट और हार्ड चट्टान का। देखिए ये आपकी हार्ड चट्टान है, मान लीजिए ये इस तरह से, और ये आपकी सॉफ्ट चट्टान है। तो इसमें हार्ड और जो सॉफ्ट चट्टान है एक दूसरे की लंबवत स्थिति में होती है। फिर वापस से ये हार्ड चट्टान है, फिर ये सॉफ्ट चट्टान है, और ये पवन इस तरह से चल रही है, विंड आपकी इस तरह से चल रही है, तो हार्ड चट्टान का इरोजन नहीं होगा। सॉफ्ट चट्टान जो ये सॉफ्ट है, इसका इरोजन होने से यहाँ पे दो हार्ड रॉक्स के बीच में एक नली नुमा संरचना बन जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ड रॉक हैं जो इसके अवशेष रह गए हैं, लेकिन इनके बीच में जो नली बन रही है, नालीदार संरचना बन रही है, यहाँ पे कभी आपकी सॉफ्ट रॉक हुआ करती थी, लेकिन विंड इस तरह से चल रही है और विंड की इस तरह से चलने से उन सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया है। तो इस तरह से दो हार्ड रॉक के बीच में नाली सी बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं यार्डिंग। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये हार्ड रॉक है, ये भी हार्ड रॉक है, लेकिन इनके बीच में जो नालीदार स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे कभी सॉफ्ट रॉक हुआ करती थी, लेकिन विंड की इरोजन से वो यहाँ पे अपवर्तित हो गई है। यार्डिंग हो गया। हमारा अगला स्ट्रक्चर है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक माउंटेन आइलैंड, यानी कि पर्वत, द्वीपीय पर्वत होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कभी जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत था कभी, ठीक है, इस टाइप का पर्वत था, ठीक है, और इसकी जो ढाल है बहुत अच्छी, बहुत तीव्र ढाल वाला है, लेकिन इस पे सॉइल इरोजन होता है, बाढ़ या फिर कोई फ्लड आते हैं उसकी वजह से जैसे इरोजन होगा, सीड इरोजन होता है, तो उसमें आपके क्या होगा, इरोजन से इसकी ढाल है वो छोटी होती जाएगी, इस तरह से चेंज होती जाएगी, और यहाँ से भी हो रहा है तो यहाँ से भी चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से आपको इस जो पर्वत था हमारा पूर्व अवस्था में, उसका जो अंतिम अवशेष मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका अवशेष है, एक पर्वत का अवशेष है, और ये इसका इरोजन नहीं हो पाया है, ये कोई कठोर चट्टान बची हुई है किसी पर्वत की, और एक द्वीपीय पर्वत के रूप में यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। तो ये अवशिष्ट पर्वत का रूप है इंसेलबर्ग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। प्लाया। तो प्लाया आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, यानी कि जो पहाड़ियाँ या फिर पर्वतों की बेसिन में जब कोई नदी बहती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी पहाड़ी है और ये भी दूसरी एक आपके पर्वत है, तो इसके बेसिन में जब यहाँ से नदियाँ जाएंगी तो इरोजन होता रहेगा, ठीक है। इरोजन की वजह से आगे जाके ये यहाँ पे डिपोजिशन करेंगी, जो मिट्टी जो यहाँ से इरोड की हुई है उस मिट्टी का निक्षेपण करेंगी, तो वहाँ पे एक तरह से प्लेन बन जाएगा, समतल मैदान बन जाएगा। और इस मैदान पे कभी भी अगर वर्षा आती है, वर्षा होती है, तो वहाँ पे जल भी इकट्ठा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो जल इकट्ठा हो जाएगा, हालांकि बहुत कम समय के लिए उपस्थित रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता रहता है, उसकी वजह से ये यहाँ से खत्म होता रहता है पानी। लेकिन यहाँ पे लवणों की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, इसीलिए इसे क्षारीय भूमि या फिर कल्लर भूमि भी बोलते हैं। प्लाया झील होती है जिसमें आपके लवणों की मात्रा अत्यधिक होती है, जैसे राजस्थान में खारे पानी की झील जो डेढ़वाना झील है वो भी प्लाया झील का एग्जाम्पल है। साथ में ये जो वाद गढ़ हमने पढ़े थे, सबसे पहले वाद गढ़ देखे थे हमने, नॉन कंपोजिट जो मिट्टी के गढ़ थे, वहाँ हवा के द्वारा जब विंड के द्वारा एक स्थान से हटा दिए जाते हैं तो वहाँ पे गढ़नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, और भविष्य में कभी भी वर्षा होती है तो इसमें इस तरह से वर्षा होके यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस जो झील जो बनेगी, इस छोटी सी झील को आप प्लाया झील बोलते हैं। राजस्थान में प्लाया झील का एग्जाम्पल है आपकी डेढ़वाना झील, जिससे नमक भी अच्छी मात्रा में निकाला जाता है। यहाँ पे लवणों की अत्यधिक मात्रा होने से इसे बोलते हैं कल्लर भूमि या फिर क्षारीय भूमि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम पेडिमेंट पे। तो देखिए पेडिमेंट, पेडी प्लेन या फिर इंसेलबर्ग हैं, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जैसे मैंने बताया था पहले, ये एक पर्वत है, ठीक है, और इसकी देखिए ढाल बहुत अच्छी है, बहुत तीव्र ढाल वाली है, लेकिन समय के साथ में यहाँ पे अगर कभी वर्षा होती है, फ्लड आता है, उसकी वजह से इसके नीचे वाला जो स्थान है यहाँ से अपरदन होता रहता है, और इस अपरदन से इसकी जो ढाल है वो
मंद होती जाती है, यानी कि कम होती जाता है इसका स्लोप। और यहाँ इरोजन की वजह से यहाँ पे मिट्टी हटती रहती है। तो पेडीमेंट से पेडी प्लेन मिलेगा आपको, पेडी प्लेन। और सबसे लास्ट में पेडी प्लेन का भी इरोजन हो रहा है तो आपको मिल रहा है इंसेलबर्ग, यानी कि यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत रह जाता है जो पेडीमेंट का सबसे लास्ट निशान होता है, यानी कि यहाँ पे कभी पर्वत रहा होगा। तो अगर किसी पर्वत का सबसे पहले इरोजन होता है तो सबसे पहले आपको पेडीमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक चट्टान की नीचे की साइड में मलबे सहित, यहाँ पर मलबे रहित जो पर्वत बनता है उसे, मंद ढाल वाला जो पर्वत बनता है उसे पेडीमेंट बोलते हैं। अब पेडीमेंट का भी अगर आप इरोजन कर देंगे तो वो और कम ढाल वाला हो जाएगा, यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है। तो इसे बोलेंगे आप पेडी प्लेन। और सबसे अंत में एक समतल स्ट्रक्चर बन जाती है और हार्ड रॉक का एक स्ट्रक्चर सा समतल मैदान का, जिसे बोलते हो आप इंसेलबर्ग, ठीक है। तो ये था आपके किससे आपके हमने अभी तक जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो आपकी एयर इरोजन से बन रही थी। अब हम पढ़ेंगे एयर, पवन के द्वारा डिपोजिशन से जो स्थलाकृतियां बनती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बालू टिब्बा, जिसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो देखिए किस तरह से बनते हैं। पवने जो रेगिस्तान में या फिर सेमी एरिड या फिर एरिड जोन्स में, शुष्क अर्ध शुष्क रेगिस्तान वाले इलाकों में जब पवन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, सॉर्टिंग एजेंट, वो साल्टेशन करता है, यानी कि मृदा का अपरदन करवा सकता है। और साथ में ही जब जैसे ही पवन की गति स्लो हो जाती है तो वो अपरदन के द्वारा बहाए हुए रेत के कणों के एक स्थान पर ले जाके इकट्ठा भी कर सकता है, जिसे आप बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन से एक स्थान पे जब मिट्टी के कण और बालू के कण इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर सैंड ड्यून्स बन जाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स के टाइप कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बरखांस। बरखांस इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगी पवन की दिशा में, जैसे पवन इस तरह से बह रही है, ठीक है। पवन की दिशा में भुजानुमा स्ट्रक्चर इस तरह से मिल जाती है। तो भुजाएं हैं इसकी पवन की दिशा में, और इस स्थान पे इकट्ठा कर दी गई है, आपकी डिपोजिशन कर दिया गया है। तो ये एक चंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू टिब्बे होते हैं उन्हें बरखांस कहते हैं। और इसकी दो भुजाएं होती हैं पवन की दिशा में, ये एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो पवन की दिशा के समांतर ये आकृतियां बनती हैं। बरखांस कई टाइप के आप देख सकते हैं, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, अनुदैर्घ्य, जो हम अलग से बालू का स्तूप की वीडियो में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लोइस क्या होते हैं। तो लोइस भी एक तरह से बालू के द्वारा सॉइल इरोड करके जो लाई जाती है और डिपोजिशन के द्वारा एक जगह स्थान पे बड़े बड़े टिब्बे बना दिए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक टिब्बे हैं जो चीन में पाए जाते हैं। तो चीन में बृहद बालू के निक्षेपों को क्या बोलते हैं, लोइस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी डिपोजिशन से ही बनते हैं। एक और होता है आपका सीफ ड्यून्स। सीफ ड्यून्स में भी बालू का निक्षेपण किया जाता है मरुस्थलीय इलाकों में। तो इसमें निक्षेपण किस तरह से किया जाता है, बेसिकली पवन के समांतर में किया जाता है। जैसे पवन इस तरह से बह रही है, एक पवन इस तरह से बह रही है, तो अपने पार्ट्स में, अपने साइड में ये अगर मिट्टी का निक्षेपण करती जाए, मिट्टी को जमा करती हुई जाए, तो इस तरह से अब इसके साइड में भी हो जाएगा। तो अपनी साइड में ये निक्षेपण करती जाती है। जैसे नदियां हैं, अपने बहने की दिशा के पार्ट्स में जो मिट्टी का निक्षेपण करती हैं, अवसादन करती हैं, उसी तरह से यहाँ पे सीफ ड्यून्स देखने को मिलती हैं। सीफ ड्यून्स बेसिकली बरखांस से एक चीज में डिफ्रेंशिएट करती हैं कि इनमें केवल एक ही भुजा होती है, जबकि बरखांस में दो भुजा थी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कैसी है, देख सकते हो आप, एक ही भुजा है, ठीक है, सर्पिलाकार रूप में। तो ये था आपका पवन के द्वारा बनाई हुई स्ट्रक्चर्स, चाहे वो इरोजन से बनाई हुई हैं, चाहे वो डिपोजिशन से बनाई हो।